ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगली वीडियो हमारी एग्ज़ाम प्रिपरेशन सीरीज़ वाली और कवर करते हैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 to 6, विच टू मिनिमम पैरामीटर्स। ओके, कौन से दो पैरामीटर कम से कम कॉन्फ़िगर होने चाहिए आपके एक एक्टिव इंटरफेस के ऊपर ताकि उसके ऊपर आप OSPF वर्जन 2 इनेबल कर पाएँ। ओके, OSPF v2 का मतलब है फॉर IPv4 एंड OSPF v3 का मतलब है फॉर IPv6। ओके, दो ऑप्शंस हमें चूज़ करने हैं। तो याद करिए, जब भी आप OSPF कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसमें आप स्टार्ट किससे करते हैं, राउटर OSPF 1 2 3 कुछ भी लिखते हैं, मीन्स वो आपके लिए क्या है, प्रोसेस आईडी है। ओके, तो दूसरा आपको क्या रहता है, नेटवर्क स्टेटमेंट जब आप डालते हैं OSPF के अंदर उसमें आपको एरिया देना रहता है, वाइल्ड कार्ड मास्क देना रहता है। यहाँ पे देखिए क्या क्या ऑप्शंस दिए आपको। तो पहला लिखा है आपका एरिया, ठीक है। तो एक तो एरिया कंपलसरी है। आप जब भी OSPF कॉन्फ़िगर करेंगे तो आप देखिए कि अगर एरिया की कमांड आप नहीं डालते हैं लास्ट में नेटवर्क और वाइल्ड कार्ड मास्क के बाद तो वो इनकम्प्लीट होता है, आप उसके बिना कॉन्फ़िगर कर ही नहीं दे सकते हैं। और दूसरा, आप नो ऑथेंटिकेशन तो कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो अच्छा है करिए यूज़ सिक्योरिटी के लिए। IPv6 की हम बात ही नहीं कर रहे, वर्जन 3 है वो। तो प्रोसेस आईडी तो यस, ये देखिए जब तक आप ऐसे लिखेंगे राउटर OSPF और एंटर करेंगे तो वो नहीं लेगा, इनकम्प्लीट है, क्योंकि रिप में तो ऐसा चल जाता है, लेकिन EIGRP BGP और OSPF में आपको ये आइडेंटिफायर डालना ही पड़ता है। इसमें OSPF में इस आइडेंटिफायर को बोलते हैं प्रोसेस आईडी, EIGRP में बोलते हैं ASN ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, और यस आपके BGP में भी क्या बोलते हैं उसको, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। ठीक है, तो ये अलग है, ये एरिया टाइप्स में बाद में आते हैं फिर एडवांस कॉन्फ़िगरेशंस में। तो A एंड D शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेटवर्क एडमिन है कोई, VLAN 125 की ट्रैफिक को चाहता है अनटैग्ड स्विच 1 और स्विच 2 के बीच में, जबकि बाकी सारी ट्रैफिक्स टैग्ड रहे। तो आप याद करिए, अनटैग का मतलब हमेशा याद रखिए वो कैसी VLAN होने वाली है, नेटिव VLAN। तो उसके लिए सिंपल सी ये कमांड आप हमेशा, ये तो टिप्स पे याद रखने वाली बात है। ये देखिए एक और चीज़ समझिए ज़रा, एग्जाम में क्या रहता है, कुछ % क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऐसे मिलेंगे आपको, तो ये आपको हेल्प करेंगे टाइम बचाने में। ठीक है, अगर आपने ये बहुत बार कर रखे होंगे, रटे हुए होंगे ना, तो इसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ एक सेकंड में आप इनको करके बाकी टफ क्वेश्चंस के लिए टाइम बचा सकते हैं। तो एक ट्रिक है एग्ज़ाम को और अच्छे से अटेम्प्ट कर पाने की, ये वाली। ओके, वैसे तो घबराहट सी लगी रहती है ना हमेशा, हम बार बार कोशिश करते हैं कि यार एक बार पढ़ ही लूँ, हो सकता है कि जल्दबाजी में गलत ना हो जाए। बट एनी वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर चुके होंगे तो याद रहना स्टार्ट हो जाएगा, माइंड में स्टिक करना स्टार्ट कर देगी चीज़ें। ओके, मैक एड्रेस दिखाया गया है, और मैक एड्रेस क्या पूरी टेबल, आई थिंक मैंने यहाँ पे मिस कर दिया, कोई मैक एड्रेस टेबल और होनी थी शायद इस वाले एग्जाम क्वेश्चन में। एनीवे देखते हैं अटेम्प्ट कर पाएंगे कि नहीं तो हिंट दे दूंगा फिर जैसा भी रहेगा। इथरनेट फ्रेम जो दिखाया गया है वो स्विच पे रिसीव होता है। ओके, तो कोई स्विच है, उसने कोई इथरनेट फ्रेम रिसीव किया है, कौन से दो ऑपरेशन स्विच करेगा जब ये इस फ्रेम को रिसीव करता है। ओके, नो प्रॉब्लम, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे एक बार थोड़ा एनालाइज कर लें। ये डेस्टिनेशन मैक है, अब आप समझिए इसका मतलब क्या होता है, ऑल एफ जब रहते हैं तो ये ब्रॉडकास्ट वाला मैक है। इसका मतलब आपको इसको सभी पोर्ट्स पे क्या करना है, फ्लड कर देना है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, ब्रॉडकास्ट फ्लडिंग है एक तरह से आप कह सकते हैं। ये आपका सोर्स मैक है, ये आपका डेटा है। ठीक है, ये फ्रेम की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है। तो अपने को दो चूज करने हैं, तो देखते हैं क्या रहेगा। विल नॉट फॉरवर्ड, नो ऐसा तो कुछ नहीं है, फॉरवर्ड तो करेगा ही, पर किस अकॉर्डिंग करेगा वो अलग बात है। आउट ऑफ ऑल ऑफ द पोर्ट्स ऑन द स्विच, सारे पोर्ट्स पे ट्रांसफ़र करेगा नहीं। आप सोचिए जिस पोर्ट पे वो रिसीव करता है उस पर नहीं करेगा ना, तो टेक्निकली ठीक नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये देखते हैं, मैक एड्रेस ऑफ FF विल बी एडेड टू द मैक एड्रेस टेबल, नहीं, ये मैक एड्रेस कोई किसी सोर्स का नहीं है, किसी एक सिंगल क्लाइंट का नहीं है, तो ये नहीं ऐड किया जाएगा। फ्रेम विल बी फॉरवर्डेड आउट ऑफ ऑल एक्टिव स्विच पोर्ट्स एक्सेप्ट फॉर FA 0/0, और शायद जो मैं बात कर रहा हूँ मैक एड्रेस टेबल की, जनरली 0/0 तो नहीं होना चाहिए, 0/1 अगर होता तो मैं मान लेता। तो इस तरह का कोई आंसर मिलना चाहिए ज़रूर। तो ये हो सकता है कि या तो मैंने क्वेश्चन गलत पिक किया हो कॉपी पेस्ट करने में, या फिर ये यहाँ पे एडिटिंग में गलती रही है। तो यस, कोई 0/1 होना चाहिए, या फिर 1/0 कुछ ऐसा रहना चाहिए। एनीवे दिस कैन बी द आंसर, कि भाई इसको छोड़ के बाकी जगह वो क्या करेगा, फ्रेम को फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, क्योंकि वो लूप ना बने इसलिए जिस पोर्ट पे रिसीव करता है उस पर कभी भी वापस डेटा नहीं भेजता है। मैक एड्रेस ऑफ विल बी एडिड, यस,
तो ये जो सोर्स मैक एड्रेस है, मान लीजिए ये 0/2 0/1 इंटरफेस पे जुड़ा है कोई मैक जो पीसी जिसने ये फ्रेम भेजा था यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, इसका मैक एड्रेस लर्न कर लेगा, राइट। तो यस, ये दो ठीक लग रहे हैं। फ्रेम विल बी फॉरवर्डेड आउट ऑफ, नहीं, सभी पोर्ट से भेजेगा, जितने भी पोर्ट्स आपके स्विच के यूज़ हो रखे होंगे। ओके, तो आई होप कुछ सेंस बनी होगी, ज़रूर, कंप्लीट नहीं था क्वेश्चन ये। What is an advantage of Cisco DNA Center versus traditional campus device management? ओके, तो जो ट्रेडिशनली आप मैनेज करते थे कैंपस को या डिवाइसेस को, और फिर जब डीएनए सेंटर यूज़ करते हैं तो क्या फ़र्क है? डीएनए सेंटर आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, परफॉर्म करने की फ्रीडम देता है कि आप मल्टीपल थर्ड पार्टी कोई भी सॉफ्टवेयर डिफाइंड किट यूज़ करिए और अपने ऐप एनबीआई एसबीआई मतलब एक तरह से आप डेवलप कर सकते हैं, और वो किसी प्रोप्राइटरी पे ज़रूरत नहीं है, बेसिस नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे थर्ड पार्टी आपको सॉल्यूशंस यूज़ करने की अनुमति देता है, आपको फ्रीडम देता है सिस्को डीएनए सेंटर। तो जहाँ पे भी ये दिखे एसडी के ना, ट्रिक बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में, तो 90% चांसेस जो है मैंने देखे हैं अभी ऑनलाइन में, जब ये सर्च करता हूँ क्वेश्चन आंसर्स वगैरह यहाँ पे आपके लिए लाने के लिए, तो मुझे एसडीके वाला ही ज़्यादातर इसमें आंसर मिला है, ठीक है। और जब आप ऑटोमेशन एडवांस पढ़ेंगे तब आपको समझ में भी आएगा कि हाँ जी इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है। ये डेवलपर लेवल का क्वेश्चन है एक तरह से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, व्हाइल एग्जामिनिंग एक्सेसिव ट्रैफिक ऑन द नेटवर्क, ठीक है, कंजेशन का कोई केस लग रहा है मुझे। तो ये नोट किया गया है कि ऑल इनकमिंग जो पैकेट हैं आपके किसी इंटरफेस पे वो अलाउ हो रहे हैं, ओके, दो एन आई, जबकि ACL भी लगा रखी है आपने। मान लीजिए आपने राउटर के इंटरफेस FS 0/0 पे ACL अप्लाई कर रखी है और डिनाई कर रखा होगा किसी ट्रैफिक को, लेकिन फिर भी वो आपका अलाउड आ रहा है, ओके। तो क्या मिस कॉन्फ़िगरेशंस हो सकती है? दो चूज करनी है आपको। तो ऑप्शंस क्या है हमारे पास? पैकेट्स फेल टू मैच एनी परमिट स्टेटमेंट, ओके, कि पैकेट्स ने परमिट स्टेटमेंट, पैकेट फेल टू मैच एनी, अच्छा कोई परमिट स्टेटमेंट नहीं थी तो नहीं, अगर लिखा होता कि भाई डिनाई स्टेटमेंट मैच करने के लिए नहीं है तब तो समझ आता, तो परमिट तो हो ही रहा है, वो वही तो मेरे को करवाना नहीं था, राइट। तो मैचिंग परमिट स्टेटमेंट इज टू हाई इन द एक्सेस लिस्ट, ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम देखिए, मैं लिखता हूँ डिनाई एक्स और फिर मैंने लिख दिया परमिट एक्स, या फिर इसका अपोजिट करिए, मैंने लिखा परमिट एक्स और फिर मैंने लिखा डिनाई एक्स। आप सोचिए लिस्ट का ऑर्डर क्या रहता है एग्जीक्यूट होने का? टॉप टू बॉटम। तो पहले जो स्टेटमेंट आएगी वही तो एग्जीक्यूट होगी। तो पहले अगर परमिट एक्स हो गया है तो डिनाई थोड़ा ना होगा, वो क्या होना आपका? परमिट। तो इस तरह से ये एक रीज़न हो सकता है कि जो आपका मैचिंग परमिट वाली स्टेटमेंट है वो आपकी पहले है डिनाई वाली स्टेटमेंट से, तो ये एक रीज़न हो सकता है। और क्या रीज़न? यस, आपकी ACL एम्प्टी हो सकती है, उसके अंदर कोई एंट्री ही नहीं है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि जब एंट्री नहीं है तब तो इम्प्लिसिट डिनाई होना चाहिए, पर वो तब है जब आपकी लिस्ट में एटलीस्ट 1 एंट्री रहे, ठीक है। तो यस, B and D कैन बी द राइट आंसर्स, ओके। 31 क्या बोलता है? हाउ डू ट्रेडिशनल कैंपस डिवाइस मैनेजमेंट एंड सिस्को डीएनए सेंटर डिफर, ठीक है। डिप्लॉयमेंट के मामले में जब आप उनको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं इनिशियली, तो क्या फ़र्क है ट्रेडिशनल में और आपके डीएनए सेंटर में? ओके, तो डीएनए सेंटर मैनेजमेंट कैन डिप्लॉय अ नेटवर्क मोर क्विकली। यस, अगर आप ट्रेडिशनल नेटवर्क मैनेजमेंट और आपका ऑटोमेशन बेस्ड नेटवर्क मैनेजमेंट देखेंगे तो ये उसका बेनिफिट है, ये फीचर है। और आप कह सकते हैं कि इसके अंदर आपको जैसे नया प्रोजेक्ट आया किसी कंपनी के पास, तो वो ऑटोमेशन बेस्ड अगर टूल्स यूज करके डिप्लॉय करते हैं तो उसमें बहुत कम टाइम लगता है आपका इन कंपैरिजन टू आपका ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। तो यस, दिस इज क्विक। तो एक ही आंसर देना था, बाकी देखिए इतना आपको एग्जैक्ट आंसर कोई सा नहीं मिलने वाला। ओके, 32 हाउ डू AAA ऑपरेशंस कंपेयर, अच्छा, आइडेंटिफिकेशंस को, यूज़र सर्विसेज को और एक्सेस कंट्रोल को लेके जो आपका AAA है वो कैसे काम करता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, AAA यहाँ पे 3 वर्ड तो ये है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड आपका अकाउंटिंग। जो यहाँ पे 3 वर्ड इन्होंने क्या लिखे हैं? एक आइडेंटिफिकेशन, एक यूज़र सर्विसेज, एक एक्सेस कंट्रोल। आइडेंटिफिकेशन का काम करता है आपका ऑथेंटिकेशन, ये आइडेंटिफाई करवाएगा कौन यूज़र, हु। फिर जो हु वाला पार्ट क्लियर हुआ कि भाई कौन यूज़र है, क्या उसका डेटाबेस मेरे AAA सर्वर में पड़ा है,
तो वो आइडेंटिफाई किसने करवा दिया? आपका ऑथेंटिकेशन ने। फिर अब मान लो आप एक वैलिड यूजर हैं, आपका डेटाबेस में एंट्री है AAA के अंदर। अब आपको एंट्री देने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट आर यू अलाउड टू डू, ठीक है, या फिर आप कह लीजिए कि कितनी सर्विसेज, कितना प्रिविलेज लेवल है आपका, तो वो क्या, आप एक्सेस कंट्रोल, राइट। फिर क्या आता है, यूजर सर्विसेज, कि अब इस बंदे ने क्या क्या काम किए हैं उस सेशन के दौरान। तो यस, यहाँ पे ये किसके अंदर आएगा, आपके अकाउंटिंग के अंदर। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा कौन सा आंसर सही लगेगा, आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, यूजर सर्विस, अकाउंटिंग एंड एक्सेस कंट्रोल, आपका ऑथराइजेशन। तो आई थिंक इसका बी होगा जहां तक मुझे याद है, ऑथेंटिकेशन आइडेंटिफाइज यूजर्स एंड अकाउंटिंग ट्रैक्स यूजर सर्विसेज। यस, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लोकल एपी मोड एंड फ्लेक्स कनेक्ट एपी मोड। अगर आपको याद हो, हमने ऑटोमेशन में डिफरेंट टाइप ऑफ मोड्स ऑफ एक्सेस पॉइंट की बात की थी। तो लोकल एपी मोड तो तब है जब आपने कुछ एक्स्ट्रा कर ही रखा है, आप एक्सेस पॉइंट लाए, आपने डिप्लॉय किया, नेटवर्क में यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो जब आपने कोई मोड चेंज नहीं किया, डिफॉल्ट मोड कौन सा, आपका लोकल एपी मोड है। और फ्लेक्स कनेक्ट आप तब यूज करते हैं जब मान लीजिए WLC से आपका नाता टूट गया हो, किसी भी तरीके से आपकी जो कनेक्टिविटी थी वो नहीं है, पर आप चाहते हैं कि आपका ये जो एक्सेस पॉइंट है वो एक तरह से आपके लिए WLC का काम करे, आपको इंटरनेट की कैप वेब टनल की कनेक्टिविटी मिलती रही। तो यस, वो होता है आपका फ्लेक्स कनेक्ट। तो अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है मेरे से, क्या डिफरेंस है। ओके, तो लोकल एपी मोड जो है उसके अंदर 2 कैप वेब टनल बनती है पर AP टू द WLC। तो यस, ये जाहिर बात है। कैसे, 1 टनल है आपके डेटा के लिए जो आपकी मेन एक्चुअल ट्रैफिक है, इंटरनेट की कह सकते हैं, और 1 टनल बनती है आपकी मैनेजमेंट ट्रैफिक के लिए, राइट। तो यस, ये भी एक डिफरेंस हो सकता है। फ्लेक्स कनेक्ट एपी मोड फेल्स टू फंक्शन इफ AP, नो, ये नहीं है, क्योंकि इसको तो स्पेशली डिजाइन ही इसीलिए किया गया, कॉन्फ़िगर इसीलिए किया गया ताकि अगर ये WLC फेल हो जाए तब ये काम करता रहे। एपी मोड ब्रिजेस द ट्रैफिक, नो, ब्रिज का नाम आते ही आप सोचिए वो ब्रिजेस का काम है। जब आप एक्सेस पॉइंट को किस मोड में कॉन्फ़िगर करेंगे, ब्रिज में, पॉइंट टू पॉइंट या पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। लोकल एपी मोड कॉज द AP टू बिहेव, नो, ऑटोनोमस नहीं। आप किसकी बात कर रहे हैं, लाइट वेट एक्सेस पॉइंट की। WLC की जब भी बात आती है तो आप किस एक्सेस पॉइंट की बात कर रहे होते हैं, लाइट वेट एक्सेस पॉइंट, जो स्प्लिट मैक आर्किटेक्चर पे काम करता है। तो यस, A शुड बी द राइट आंसर। फिर आती है बात आपकी, विच फंक्शन डज द रेंज ऑफ प्राइवेट IP। तो ये तो आपको कर लेना चाहिए क्वेश्चन। तो इसका आंसर है आपका A, देख लीजिएगा, बाकी ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। ओके, 35, what event has occurred if a router sends a notice level। ये शायद लास्ट उसमें भी था हमारा ना, कि जब लिंक फ्लैप करता है। तो मैं करके दिखाता हूँ। इसका आंसर ये रहेगा आपका C। तो थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं इसको। मान लीजिए ये राउटर मेरे पास है और इस राउटर के अंदर मैं क्या करूँ, अच्छा करना क्या था अपने को, लिंक फ्लैप का करके देखना था, ठीक है। तो अब ये क्या है यहाँ पे, इंटरफेस मेरा, इंटरफेस FA 0/0। ओके, यहाँ पे अगर आप करेंगे शट डाउन, नो शट तो पहले से ही है। अब यहाँ पे देखिए कौन सा मैसेज आया जरा, 5 ना। तो अगर आप देखेंगे सिसलॉग के मैसेजेस के बारे में, तो 0 to 7 उनकी सिवियरिटी लेवल्स होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, इस तरह से। तो आप कैसे याद रख सकते हैं कि ये कौन से आपके नेम्स हैं। जैसे 0 वाले का है, मैं अगर बताऊं कि मुझे कैसे याद है कि 0 रहेगा आपका E फॉर एमरजेंसी, फिर आपका EA एवरी। देखिए अब जैसे मैं भी कंफ्यूज हूं तो आपको ट्रिक बता देता हूं, शायद मैंने पहले भी डिस्क्लोज की हुई है। एवरी ऑसम सिस्को इंजीनियर विल नीड आइसक्रीम डेली। देखिए यहाँ पे क्या क्या आता है, डेली मीन्स लास्ट जो आपका रहेगा, डीबगिंग, D फॉर डीबगिंग, जो सबसे कम सीवियरिटी लेवल है, जस्ट इंफॉर्मेशन के मैसेज। फिर I फॉर होता है फिर आपका क्या, इंफॉर्मेटिव। फिर N फॉर नीड मीन्स आपके नोटिफिकेशन, नोटिस जो है। तो नंबर 5 है ना, यहाँ पे देखिए कौन सा जनरेट हुआ है, नंबर 5। यस, तो यही मिलता है आपको, और ये क्वेश्चन आता है कई बार, इसको ध्यान रखिएगा।
और उसके पहले कैसे आएगा फिर आपका ये W मीन्स आपका वार्निंग, E फॉर आपका एरर, C फॉर आपका क्या रहता है क्रिटिकल, A फॉर अलर्ट, E फॉर इमरजेंसी। तो ये 8 मैसेजेस हैं 0 to 7। 0 मीन्स हाईएस्ट डेंजरस एंड 7 मीन्स लोवेस्ट डेंजरस। तो ये किस में आता है? टाइप 5 में। तो आंसर शुड बी C। रेफर टू द एग्जिबिट राउटर रिजर्व। अच्छा, ये 5 रूट है राउटर के पास डिफरेंट राउटिंग इंफॉर्मेशन सोर्सेज से। एक IBGP का है, एक RIP का है, 2 OSPF के है और एक EIGRP का है। अच्छा, 32 वाला तो समझ लीजिए ये क्या है आपका सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड रूट है, क्योंकि ये क्या है होस्ट रूट। एग्जैक्टली आपको पता है कि नेटवर्क में कहाँ किस डिवाइस के पास जाना है, राइट। तो यस, एक ये तो रहेगा ही रहेगा। अब ये क्या पूछ रहा है, विच 2 रूट्स डज द राउटर इंस्टॉल। राउटिंग टेबल में कौन से 2 जाएंगे, ठीक है। तो एक ये हुआ आपका, और एक अगर आप चूज करेंगे दूसरा, वैसे तो राउटिंग टेबल में बेस्ट पाथ ही जाता है, पर अगर आपको बाकी जगह भी जाना है सॉरी नेटवर्क में बाकी डिवाइसेस के पास, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, पूरा नेटवर्क आईडी ना। वो देखिए RIP 9, इसकी कितनी है AD वैल्यू 120। IBGP की कितनी रहेगी आपकी, अगर आपको याद हो आई थिंक 170 है कि कितना है, देख लीजिएगा ज़रा एक बार। 170 तो आई थिंक उसकी है एक्सटर्नल EIGRP की, यस। तो IBGP का रहेगा 200, यस 20 एंड 200। एक्सटर्नल BGP का 20 है और इंटरनल BGP का 200 है। तो ये बहुत ज़्यादा है। OSPF का 110 है, 110 है। अब दोनों में कंपेयर क्या करेंगे आप, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच LPM। तो यस क्या रहेगा /30 वाला, तो ये एंड ये। तो यहाँ पे देख लीजिए दिस वन एंड दिस वन शुड बी द राइट आंसर। ओके, और जनरली लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। What are 2 फंडामेंटल्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी रहेगा आपके लिए, कैसे, क्योंकि कई सारे आंसर ठीक लगेंगे, पर पूछा क्या यहाँ पे कीवर्ड है फंडामेंटल्स। फीचर्स और आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बेनिफिट्स, वो सब नहीं बताने, आपको फंडामेंटल्स डिस्कस करने हैं। अब देखिए वर्चुअलाइजेशन का सबसे मेन कॉन्सेप्ट क्या है, एक फिजिकल डिवाइस होगा, उसके ऊपर आप हाइपरवाइजर इंस्टॉल करेंगे और वो आपके मल्टीपल, उसके ऊपर सिंगल हार्डवेयर के ऊपर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स बन सकती है। तो ये एक उसका क्या है फंडामेंटल पार्ट आता है वर्चुअलाइजेशन का, ठीक है। अब देखिए क्या आंसर्स है। एनवायरनमेंट मस्ट बी कॉन्फ़िगर्ड विद 1 हाइपरवाइजर। ओके, एक हाइपरवाइजर रहना चाहिए, कोई VMware है, वर्चुअल बॉक्स है या व्हाटएवर, दैट सर्व्स एज अ नेटवर्क मैनेजर टू मॉनिटर। कोई भी ट्रैफिक हो, मॉनिटर की बात हो रही है तो SNMP की, यस। तो इस तरह का एक अरेंजमेंट आपके पास होना चाहिए कि एक हाइपरवाइजर होगा, तभी आप वर्चुअलाइजेशन इनेबल कर पाएंगे। एब्सोल्युटली राइट है। इट अलाउज लॉजिकल नेटवर्क डिवाइसेस टू मूव ट्रैफिक बिटवीन वर्चुअल मशीन्स एंड द रेस्ट ऑफ द फिजिकल नेटवर्क। ओके, देखता हूं इससे बेहतर कोई आंसर है क्या मेरे पास। इट अलाउज मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस। यस, ये देखिए फंडामेंटल, बिल्कुल डेफिनेशन दे दी इसने वर्चुअलाइजेशन की, तो मेरे हिसाब से इट शुड बी द राइट आंसर। बाकी सम सर्वर वर्चुअल मशीन रेजाइड्स ऑन द इंटरनेट, फिजिकल राउटर टू, नो, A and C should be the right answer. फंडामेंटल पार्ट। तो कह रहा है कि एग्जिबिट को देखिए, हाउ डज द राउटर मैनेज ट्रैफिक टू, और जहां तक मुझे लग रहा है शायद ये अगेन इस वाली स्लाइड्स में कुछ ज़्यादा ही गलतियां हैं ना। ओके, तो ये मैच नहीं कर रहा, आप देखिए ज़रा। एनीवे, इसका आंसर रहना चाहिए आपके लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच से रिलेटेड, ठीक है। तो जो भी रूट में आपको हाईएस्ट प्रीफिक्स मैच मिलेगा वही आपका क्या होगा, आपके लिए बेस्ट रूट है। देखिए ये चीज़ बता दूं मैं, शायद हमने पहले बहुत बार डिस्कस किया होगा। आप मैट्रिक बाद में देखेंगे, आप AD वैल्यू बाद में देखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच। अगर आपको 10.0.0 पे जाना है और आपको एक रूट मिला है /29 का, एक /28 और /27 का, तो आप किसको देखेंगे, 29 को। AD वैल्यू और वो सब कुछ बाद में। RIP ने अगर आपको 29 दिया है और बाकी में 28 है, तो आपको क्या लगता है कौन सा चूज करेगा राउटर, 29, क्योंकि लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच जो आपका पैरामीटर है ये सबसे पहले, इसको टॉप प्रायोरिटी दी जाती है, बाकी सबको बाद में, सेकंड थर्ड नंबर में। इसलिए बोलता हूँ कि इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा हमेशा, किसी ना किसी फॉर्मेट में जरूर मिलता है क्वेश्चन। एक कंपनी है, इंटरकनेक्ट करने हैं मल्टीपल ब्रांच ऑफिस है उसको किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया में। ओके,
तो नेटवर्क इंजीनियर जो है उनका वो एक सोल्यूशन ढूंढ रहा है जो प्रोवाइड करवाए कोई हाई स्पीड कन्वर्ज्ड ट्रैफिक। ओके, बहुत बढ़िया। और जिसमें वॉइस भी रहे, वीडियो भी रहे, ठीक है, MPLS टाइप की कुछ चीज़ें रहे, एंड डेटा ऑन द सेम नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, तो उनका कोई लोकल एरिया नेटवर्क होगा, उसी के अकॉर्डिंग वो चाहते हैं। कंपनी ये भी चाहती है कि इजी इंटीग्रेशन हो इंटरनेट के साथ इनटू देयर एग्जिस्टिंग लैन इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए वही बात आ गई, ठीक है, कि इनका लैन और वैन क्या रहे, कुछ ऐसा तिगड़म लगे कि जो एग्जिस्टिंग इंफ्रा है उसी के अंदर इनका काम चल जाए। तो अंदर तो कौन सा रहता है जनरली, ईथरनेट ना, तो बाहर भी आप कौन सा ढूंढने की कोशिश करेंगे, ईथरनेट। तो लैन ईथरनेट में आप वैन ईथरनेट टेक्नोलॉजीज की कोशिश करेंगे, मेट्रो ईथरनेट और ये सब चीजें, ठीक है। तो यस, ईथरनेट वैन शुड बी द राइट आंसर। ओके, ए कंपनी हैज डिसाइडेड, कंपनी ने डिसाइड किया है अपनी एनवायरमेंटल फुटप्रिंट को रिड्यूस करने का। अच्छा, वो मतलब क्या है, अब बोलते हैं ना जैसे इको फ्रेंडली और वो सब की मशीनें कम यूज़ करें, या फिर मशीनें अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो कम इलेक्ट्रिसिटी पे चले। तो ये क्या कह रहा है, एनर्जी कॉस्ट घटाना चाह रहा है। मतलब स्मॉल फैसिलिटी, छोटी फैसिलिटी, पहले इसके पास बहुत बड़ा अपना डेटा सेंटर होगा शायद, हो सकता है, पर अब ये डेटा सेंटर खुद के पास ना रख के इसने एक छोटा सा ऑफिस रख लिया, डेटा सेंटर इसने किराए पे ले लिया, मतलब क्लाउड सर्विसेज। फैंसी नेम ही तो है, रेंट पे ही तो ले रहे हैं आप, उसी को क्लाउड बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे यही होना चाहिए आंसर इसका, क्लाउड सर्विसेज ही है। व्हाट सर्विस और टेक्नोलॉजी, यस, इसका यही आंसर है। फिर पूछता है आपसे विच टाइप ऑफ API वुड बी यूज टू अलाउ। अच्छा, इसमें आपका क्या है, ऑथोराइज्ड सेल्स पर्सन है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको एक्सेस करना है इंटरनल डेटा अपने मोबाइल डिवाइस से। देखिए API हमने बहुत बार डिस्कस किया है, ये कंट्रोलर होगा, यहाँ पे आपके डिवाइसेज होंगे इंटरनल, और ये किससे जुड़ा हो सकता है आपका, वायर्ड, वायरलेस। अभी जैसे किसकी बात करा, मोबाइल डिवाइसेज, तो वो वायरलेस से कनेक्ट होगा। ये आपकी नॉर्थ बाउंड इंटरफेस एक API, ये आपकी साउथ बाउंड इंटरफेस अलग API। तो ये क्या कह रहा है कि किस तरह की API यूज करेगा। यहाँ पे आपके सुविधा के लिए हमने रखा है ये वाला डिस्कशन। देखिए टाइप ऑफ APIs, एक तो है इंटरनल, एक है पार्टनर या कस्टमर भी बोलते हैं उसको, और एक आपकी है ओपन, ठीक है। तो ये कौन सी चुनेगा, इंटरनल वाली, प्राइवेट वाली, क्योंकि इसको क्या अपना प्राइवेट डेटा एक्सेस करना है, यहां पे लिखा है उसने। तो एक्सेस टू इंटरनल सेल्स डाटा, राइट। तो अब इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका, प्राइवेट API। ओके, व्हाट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्ट API। रेस्ट APIs हमने जो CCNA का ऑटोमेशन पार्ट है उसमें एक ही है हमारे सिलेबस में, ब्लूप्रिंट्स में, दैट इज रेस्ट बेस्ड APIs। तो ये आपके HTTP मॉडल पे काम करती है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, स्टेटलेस एक API है। तो अभी पूछता क्या है हमसे, evolved into what became SOAP. I don't know what SOAP exactly is, but it is not the right answer. Used for exchanging XML structured information over HTTP और SMTP। पर हमें पता है ये HTTP का होता तो मैं मान भी लेता, पर SMTP का यूज नहीं करता है, तो यस ये भी नहीं हो सकता। स्लो, नो, ये तीनों ही ऑपोजिट हैं, इनका ऑपोजिट रखिए, वो सही आंसर हो सकता था। तो एक ही बचा है, मोस्ट वाइड एंड यस। आप देख लीजिए, हमें इंट्रोडक्शन के लिए यही दी गई है, क्योंकि सिस्को भी इसको यूज करता है, प्रेफर करता है, इसीलिए उसने अपने ब्लूप्रिंट में डाला भी है। तो जब सिस्को यूज करता है तो आप सोचिए कि कितना वाइडली यूज्ड API होगा ये, राइट। तो यस, इट इज द राइट आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ लेयर इन द सिस्को बॉर्डरलेस स्विच्ड नेटवर्क डिजाइन दैट इज यूज्ड फॉर बैक। यहाँ पे देखेंगे अगर एक्सेस, कोर, डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब चीजें आ रही है, तो जब भी आपको हाई स्पीड बैकबोन कनेक्टिविटी की बात आती है और सिस्को के लेयर मॉडल की बात आती है, तो सिस्को कौन सा मॉडल यूज करता है, और ट्रेडिशनल की बात हो रही है, कहीं यहाँ पे क्यों दिया, देखिए थोड़ा सा समझिए इस अप्रोच को। यहाँ पे लगेगा कि ये आपका ऑटोमेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, तो वो तो खैर इन्होंने दिए नहीं है ऑटोमेशन के आंसर यहाँ पे, बट अगेन यस आपके हो सकते थे। ऑटोमेशन में आपने पढ़ा होता फैब्रिक, अंडरले, ओवरले, तो अगर वो इसमें दिए होते तो ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता आपका, ठीक है। तो यस, ये आपकी बात कर रहा है 3 लेयर हियरार्किकल मॉडल की। तो बैकबोन के लिए आपका क्या आता है, सिंपल सी बात है, कोर लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेप इन द लिंक स्टेट राउटिंग प्रोसेस
इज डिस्क्राइब्ड बाय ए राउटर, ओके, बाय सेंडिंग हेलो पैकेट्स। हेलो पैकेट भेज रहा है राउटर अपने OSPF इनेबल्ड इंटरफेसेस से क्या करने के लिए? सिंपल सी बात है, हेलो पैकेट्स के दो ही काम है नेटवर्क में। पहला, नेबर्स को आइडेंटिफाई करके उनके साथ नेबरशिप फॉर्म करना, और फिर उसको मेंटेन करके रखना। अब देख लो नेबरशिप से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन आता है। DR का नहीं है, यस ये आंसर आया आपका। ये नहीं है, ये नहीं है। LSS तो बाद की बात है, जब वो नेबरशिप के बाद। और हेलो पैकेट्स आपके T1 होते हैं, टाइप 1, और टाइप 1 से आप LSS नहीं भेजते, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 से भेजते हैं। लिंक स्टेट रिक्वेस्ट टाइप आपका 3 है, लिंक स्टेट अपडेट टाइप 4 है, और लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट टाइप 5। उनके थ्रू आप भेजते हैं ये सारी एडवर्टीजमेंट। हेलो पैकेट्स टाइप 1 पैकेट्स का काम सिर्फ क्या है? नेबरशिप क्रिएट करना, मेंटेन करना। अच्छा, ये फिर AAA का क्वेश्चन आया है, और वो चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस की थी, यहाँ पे ये थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी उससे। आइडेंटिफाइज द यूजर, कौन करता है? ऑथेंटिकेशन। रिस्ट्रिक्ट द सर्विस दैट आर अवेलेबल, तो एक्सेस कंट्रोल कौन करता है? ऑथोराइजेशन। पासवर्ड वेरीफाई एसोसिएटेड विद ए यूजर, कौन करता है इसको? पासवर्ड की वेरिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन। रिकॉर्ड यूजर एक्टिविटी, कौन रिकॉर्ड करेगा? अकाउंटिंग। प्रोवाइड्स एनालिटिकल इंफॉर्मेशन, यस, कि कल को अगर आपको एनालिसिस करनी है किसी यूजर ने क्या किया और वो सब कुछ, तो कहाँ मिलेगा आपको? अकाउंटिंग वाले डेटाबेस में। कंट्रोल द एक्शंस दैट अ यूजर कैन परफॉर्म, यस, तो ये आपका क्या रहेगा? अगेन ऑथराइजेशन, कि आप क्या क्या कर पाएंगे। ओके। विच फीचर ऑन द सिस्को वायरलेस लैन कंट्रोलर व्हेन इनेबल्ड, अच्छा इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा आइडिया नहीं होगा, तो इसका आंसर याद रखिएगा CPU ACL। और इसकी आपकी क्लैरिटी के लिए मैंने यहाँ पे रखा है ये एक सॉल्यूशन। देखिए, आप चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं सिस्को पे ये डॉक्यूमेंट पूरा, पर ये अभी हमारा इस लेवल पे नहीं हमने पढ़ा है वायरलेस अभी तक। बट स्टिल, जब आपको मैनेजमेंट इंटरफेस की ट्रैफिक को कंट्रोल करना है तो आप यूज़ करते हैं CPU ACLs। ओके, तो अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और इतना टाइम आपके पास नहीं है, तो यस, जस्ट रिमेंबर दिस आंसर। अगर पढ़ पाए तो और अच्छा है, जितना ज़्यादा, अब जैसे मेरे से सुना 1-2 मिनट, तो थोड़ा सा जहन में रहेगा। आप पढ़ लेंगे 1-2 डॉक्यूमेंट इसके ऊपर, तो और ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा, और हो सकता है 1-2 चीज़ें और कुछ अलग से और नई जानने को मिले आपको। विच सेट ऑफ एक्शन सेटिस्फाई, ओके, कौन सा जो आपका एक्शन रहेगा ये रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करेगा? किसके लिए? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये क्वेश्चन किसमें है आपका? सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी वाले पार्ट से है, और आपका यूजर अवेयरनेस एंड कंट्रोल, पासवर्ड सिक्योरिटी उसमें आता है। वहां पे पासवर्ड अल्टरनेटिव्स की बात करते हैं हम। तो पासवर्ड अल्टरनेटिव क्या है आपका? मल्टी फैक्टर, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो यहां से देखिए, और कौन सा आपको ऑप्शन लगेगा? कई इसमें ना कई सारे, असल में तो सारा लगेगा कि हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, पर मल्टी फैक्टर का मतलब क्या है कि एक टाइप की आपने जब सिक्योरिटी यूज की, उसके अलावा प्लस दूसरे टाइप की सिक्योरिटी आप यूज करें। ठीक है, तो देखिए कौन सा लग रहा है आपको आंसर यहाँ पे? यूजर, और ये पॉज करके ट्राई करना खुद से बिना वीडियो देखे। ओके, आई होप आपने सही आंसर चूज किया होगा। एनीवे, देखते हैं। यूजर एंटर करे एक यूजर नेम, फिर पासवर्ड, देन री एंटर, नो, वो तो फिर सेम सिक्योरिटी लेवल हो गया ना। यूजर स्वाइप्स अ की फॉब, ये क्या है? देन क्लिक्स थ्रू एन ईमेल लिंक, नो, देन आप सेम डिवाइस पे हैं। यूजर एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड, ओके, ठीक है। क्लिक्स ए नोटिफिकेशन इन एन ऑथेंटिकेशन ऐप ऑन अ मोबाइल डिवाइस, ये देखिए यहाँ पे आप 2 अलग अलग डिवाइसेस, 2 अलग अलग ऐप यूज कर रहे हैं, तो ये है आपका एक्चुअल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जीमेल का मैं बहुत बार बार एग्जांपल देता हूँ। जीमेल में जब मैं अपनी मेल में लॉगिन करता हूँ, तो वहाँ पे क्या है, पहले मेरे को मेल आईडी का पासवर्ड डालना पड़ता है, फिर मेरे मोबाइल नंबर पे कोड आता है, फिर मुझे वो कोड डालना पड़ता है। तो ये है आपकी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन नीडेड होगी? आपको RSA की जनरेट करनी है SSH के लिए राउटर पे। ओके, तो प्रैक्टिकली करके देखते हैं इसका आंसर, कि आपको डोमेन नेम चाहिए या होस्ट नेम चाहिए या फिर क्या चाहिए। और इसका आंसर वैसे क्या है, डोमेन नेम ही है, पर करके दिखाता हूँ एक बार एक्चुअली कैसे। मान लीजिए आपके पास ये राउटर है, और आप क्या करिए, क्रिप्टो की जनरेट कमांड याद है ना?
तो ये क्या कह रहा है, होस्ट नेम कुछ और रखिए। अच्छा जी, तो होस्ट नेम देना पड़ेगा। मान लीजिए होस्ट नेम दे दिया मैंने आर, अभी ट्राई करिए जरा। नहीं, क्या कहता है, डोमेन नेम भी दीजिए, आईपी डोमेन हाइफन नेम कोई भी दो, और फिर क्रिप्टो की आप जनरेट करेंगे तो यस अभी जनरेटेड है। तो आपको क्या चाहिए, होस्ट नेम एंड डोमेन नेम। तो यहाँ पे ऑप्शंस में क्या है, डोमेन नेम, राइट। तो सी शुड बी द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की क्लैरिटी के लिए ये एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया आपके लिए, राइट। अब देखिए जरा, एनसीबल, शेफ एंड पपेट, ठीक है, इन तीनों की क्या दी है हमने, कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिखी हुई है। एनसीबल यूज करता है एसएसएच। देखिए एनसीबल क्यों यूज करता है, क्योंकि ये आपका एजेंटलेस आर्किटेक्चर पे काम करता है। इसमें क्लाइंट सर्वर नहीं है। आप क्या करेंगे, जो एग्जिस्टिंग आपके पास एसएसएच है मॉडल, उसी के थ्रू आप अपने एनसीबल की जो एप्लीकेशन है उससे आप पुश करेंगे अपने डिवाइसेस में अपनी कॉन्फ़िगरेशंस को। तो उसके लिए आप क्यों यूज करते हैं, एसएसएच, ओके। और ये YAML लैंग्वेज कोड यूज करता है अपनी कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट के। अगर आपको याद हो तो जो एनसीबल, शेफ, पपेट जितने भी टूल्स हैं, ये क्या करते हैं, जो आपकी वेरिएबल्स हैं उनको अलग फाइल में स्टोर करते हैं और आपके कॉन्स्टेंट्स को अलग फाइल्स में स्टोर करते हैं। तो उसके लिए जो एनसीबल यूज करता है वो YAML लैंग्वेज यूज करता है, ओके। फिर अगर आप देखेंगे शेफ और पपेट के बारे में, तो ये TCP पोर्ट यूज करता है 10 और यू कैन से 10002 पुश जॉब। ये क्या आपका पुश मॉडल पे काम करता है, ओके। तो उसके लिए ये हाँ, एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है, ये जो काम करेंगे आपके शेफ एंड पपेट बोथ, ये रूबी पे काम करते हैं। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, काफ़ी पॉपुलर है इन सब ऑटोमेशन वगैरह के लिए, बट पाइथन भी कम नहीं है, राइट। तो जो एनसीबल है वो किस पे बेस्ड है, आपका पाइथन पे है। तो यस, रूबी वाले आंसर किसके लिए चलेंगे, आपका शेफ एंड पपेट के लिए। और पपेट में याद रखिए जो आपके फाइल्स हैं, कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट है जो स्टोर होती है, उस फाइल को क्या नाम दिया जाता है, मैनिफेस्ट। और ये TCP का पोर्ट नंबर 8140। ये सब सिक्योर कम्युनिकेशन है, जो आपके कनेक्शन बनते हैं सब सिक्योर कनेक्शंस बनते हैं आपके डिवाइसेस के बीच में, चाहे आपका वो ऐप हो फिर आपका कंट्रोलर हो। तो उसके लिए देखिए ये पोर्ट नंबर इसका यूज़ करेगा और ये पोर्ट नंबर इसका यूज़ करेगा। नीचे यहाँ पे मैंने कई सारी और फर्दर स्टडी के लिए आपका लिखे हुए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देख लेना ज़रूर। तो हो सकता है कि किसी में कुछ काम आए और किसी क्वेश्चन में कुछ काम आए। तो अभी अगर आप देखेंगे तो इसकी हेल्प से खुद ट्राई करना कि आपका कौन सा मैच करेगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे अभी हमने क्या देखा कि जो 8140 है वो किसका पोर्ट नंबर था, आपका पपेट का, ठीक है। और फिर अगर आप देखेंगे YAML कौन यूज करता था, एनसीबल। SSH का यूज कौन करता है, एनसीबल। रूबी आपका पपेट, और ये आपका शेफ। तो इस तरह से देखिए कि कौन सा जो ऑप्शन है किससे मैच करेगा। ये डॉक्यूमेंट आपके सामने है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतना ही है, इसके आगे कुछ नहीं है, ओके फाइन। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एग्जिबिट देखिए, नेटवर्क एडमिन है, कॉन्फ़िगर कर रहा है ईथर चैनल को 2 स्विचेस के बीच में। स्विच 1 की कॉन्फ़िगरेशन दी है, पूछ रहा है कि स्विच 2 पे क्या कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए जरा एक बार क्या डिस्कस करना चाहता है, क्या पता करना चाह रहा है। एक चीज़ याद रखिए, इस तरह के क्वेश्चन को आंसर करते हुए जब भी आप ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करते हैं तो हमेशा याद रखिए कि दोनों साइड आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशंस होनी चाहिए आपकी। कैसे, अगर आपने इधर ट्रंक कॉन्फ़िगर किया तो इधर भी क्या होना चाहिए, आपका ट्रंक होना चाहिए। इधर ट्रंक के लिए आपने अगर इनकैप्सुलेशन .1q यूज़ किया तो इधर भी .1q होना चाहिए, आपका ISL नहीं होना चाहिए। अलाउड VLAN में अगर आपने यहाँ पे 1, 10, 20, 30 VLAN दी है तो इधर भी वही होनी चाहिए। उसके बाद नेटिव VLAN इधर अगर 15 है तो इधर भी 15 होना चाहिए। मीन्स जितने भी पैरामीटर्स हैं इस लिंक के लिए वो आइडेंटिकल रहना चाहिए, राइट। तो आप देख लीजिए जरा, जैसे एक और चीज़ क्या है यहाँ पे ध्यान देने वाली कि ये ट्रंक था, ठीक है, दोनों पोर्ट ट्रंक है, और इनकैप्सुलेशन आप यूज़ कर रहे हो .1q। तो 2 चीज़ें ये हुई, और एक यहाँ पे देखिए ऑटो लिखा है। अब ऑटो का मतलब आप PAGP यूज़ कर रहे हैं, राइट। ना तो आप ऑन स्टैटिक मेथड यूज़ कर रहे हैं, ना फिर आप LACP यूज़ कर। LACP में क्या चलता है, एक्टिव एंड पैसिव, और इसमें क्या लिखा है, ऑटो। वो आता है किसमें, जो सिस्को का प्रोप्राइटरी है पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल, उसमें चलते हैं ऑटो एंड डिजायरेबल। तो अगर एक साइड है तो दूसरा साइड हमेशा मस्ट है कि वो डिजायरेबल होना ही चाहिए, क्योंकि डिजायरेबल नेगोशिएशन स्टार्ट करता है और ये सिर्फ लिसन करता है पैसिवली, ओके। तो वहां पे आपको देखना है कि इधर होना चाहिए डिजायरेबल,
ये होना चाहिए .1Q और ये होना चाहिए ट्रंक। तो यस, ये ऑप्शन है आपके पास, आप देख लीजिएगा। और ये ओके, इसमें तो मैंने डार्क ही कर रखा है, ये आपका राइट आंसर है। एक और इसमें क्वेश्चन आता है कई बार उलझाने वाला, आपसे पूछ लेगा कि बेस्ट प्रैक्टिस क्या है ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करने से पहले। 3-4 ऑप्शन देगा आपको। बेस्ट प्रैक्टिस ये बोलते हैं कि जब भी आप ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करते हो तो लूप ना बने, टेम्पररी लूप ना बने नेटवर्क में। कैसे? आप इधर कुछ चेंजेस कर रहे हो सकता है कि वो चेंजेस ऐसे हो जिससे आप ट्रैफिक को गलत रास्तों से लेके जाने पे मजबूर कर रहे हो। तो उसके लिए क्या करिए, पहले इन पोर्ट्स को शट डाउन करिए, फिर आप चैनल ग्रुप 2 मोड एक्टिव या ऑटो जो भी कॉन्फ़िगर करना है वो करिए। जब एक बार हो जाए ये कॉन्फ़िगर, तब उसको नो शट कर दीजिए, राइट। तो दिस इज ए बेस्ट गुड प्रैक्टिस टू यूज। और दूसरा इसमें क्या आता है, हाँ, एक क्वेश्चन ये आता है इधर चैनल में कि आपको LACP अनकंडीशनली कॉन्फ़िगर करनी है। अनकंडीशनली का मतलब होता है कि आप उसको पैसिव मोड में यूज करें, चैनल ग्रुप 2 मोड पैसिव, राइट। और एक्टिवली का मतलब होता है कि आप खुद से नेगोशिएट करवा रहे हैं, तो उसमें क्या आता है, एक्टिव। और इसी तरह से पूछ सकता है आपसे कि भाई आपको PAGP में क्या करना है, नेगोशिएशन के थ्रू करना है। तो नेगोशिएशन एक्टिव करने का मतलब आप फिर ऑटो नहीं रख सकते उसको, फिर आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका डिजायरेबल। तो यस, इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, एंड यस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।